अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों, तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 21 अप्रैल 2025 पीर के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालत हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दुरैसिन से मुतनाज़ा नहरें निकालने के खिलाफ वकला का धरना जारी है। कौम परस्त जमायतों की जानिब से सिंध में शटर डाउन हड़ताल की गई। कारकुनों ने रेलवे ट्रैक भी बंद कर दिया। दुरैसिन से नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज जारी है। जामशोरो, लाड़कड़ा, नौशेरा फिरोज, सजावल, नवाबशाह और घोटकी समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल रही। मुख्तलिफ शहरों में रोड बंद कर दिए गए। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। धरने में खौफ रास की सूरताल पैदा करने के लिए वीगो गाड़ियों में सवार नामालूम अफराद धरने पर फायरिंग की। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच के मुताबिक सुबह हमारे एहतजाजी कैंप पर हमला हुआ और फायरिंग की गई। हम यहाँ से किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम रेलवे ट्रैक समेत पूरा सिंध भी बंद कर सकते हैं। कराची बार एसोसिएशन ने बबरलो बाईपास पर वकला के पुरअमन धरने पर फायरिंग की मजम्मत की और जारी करदा बयान में कहा कि बबरलो बाईपास पर धरना ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन के तहत दिया जा रहा है। पुरअमन धरने पर हमला जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। दरिया सिंध पानी का जरिया ही नहीं बल्कि शनाख्त, जरिया मुआइश और लाइफ लाइन है। एलामी के मुताबिक बबरलो बाईपास धरने पर फायरिंग के वाक़े की फौरी शफाफ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फायरिंग के वाक़े में जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नई नहरें निकालने के खिलाफ लाड़कड़ में दुकानें, बाजार और पेट्रोल पंप बंद रहे। रतोडेरो, बाकरानी, डोकरी और बाढ़ समेत जिले भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कौम परस्त जमायतों के कारकुनान ने हालानी और कंडियारों के मकाम पर कौमी शाहराह बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। रेलवे जरा का कहना है कि कैनाल्स के खिलाफ धरना देते हुए शुरा ने खैरपुर और रोहड़ी जंक्शन पर रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया है। रेलवे जरा के मुताबिक पिशावर से कराची आने वाली अवाम एक्सप्रेस को खैरपुर के पास रोक दिया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस को भी रोहड़ी जंक्शन पर रोक दिया गया। इसके अलावा लाड़काना में नए कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ हड़ताल के दौरान फायरिंग के नतीजे में लड़का जख्मी हो गया। ये फायरिंग का वाकया रहमतपुर थाने के हदूद में पेश आया। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि चंद दुकानों को खुले होने पर मुजाहिरीन इलाके में पहुंचे थे। मुजाहिरीन के पहुंचने पर फायरिंग हुई, जबकि जख्मी होने वाला लड़का एहतजाज में शामिल था और वो अपने साथियों की गोली की जद में आया। जस्कम की जानिब से सिंधु दरिया से कैनाल निकालने के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर रानीपुर, गम्बड़, हिंगोरजा, सगियों समेत देहाती इलाके मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कौमी शाहरा मुकम्मल तौर पर वीरान रहा। जस्कम और सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंधु दरिया से कैनाल निकालने के खिलाफ रानीपुर के खीर बाजार से गाजी इमदाद, लाड़क, नुमान नुसर की, जुबैर सहतो समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी कर रहे थे और मासूम बच्चे भी कैनालों के खिलाफ घरों से अज खुद निकल पड़े और कौमी शाहरा शाही बाजार का गश्त करने लगे। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंधु दरिया से कैनाल निकालना गैर कानूनी अमल है। सिंध की सरसब्ज जमीन को बंजर बनाकर चोलिस्तान की रेगिस्तानी जमीन को आबाद करना सिंधियों के वजूद के खिलाफ अमल है। उन्होंने कहा कि कैनालों के मंसूबों को मंसूख किया जाए। जियो कौमी मुहाज की कॉल पर हैदराबाद जिले में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहा। कासिमाबाद, नसीम नगर, वाधुवा, भिटाई नगर, मारवी टाउन, चांडिया विलेज के इलाके मुकम्मल तौर पर बंद रहे। गुलिस्तान सज्जाद, सिटीजन कॉलोनी, हुसैनाबाद, गोव चौक में कारोबारी मराकज भी बंद रहे। लतीफाबाद समेत शहर के बेशतर इलाकों में भी शटर डाउन हड़ताल रही। कौमी अवामी तहरीक हैदराबाद डिवीजन का 6 नई नहरों की तामीर और कारपेट फार्मिंग के खिलाफ सिंध बचाओ दरिया बचाओ मार्च हैदराबाद के इलाके मसूब रुगड़ी पहुंचा। मार्च की क़यादत कौमी अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ खास के लिए सिंधियानी तहरीक के मरकजी सदर जीनत समो, सिंधी गर्ल्स स्टूडेंट तहरीक की मरकजी सदर राफिया बलीचो, सिंधी मजदूर तहरीक के जनरल सेक्रेटरी इमदाद पहर, जाहिदा डाहरी, नुसरत खास के लिए, अहमद खास के लिए और दीगर ने की।
दरिया बचाओ सिंध बचाओ पैदल मार्च कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जो की क्यादत में आज 21 अप्रैल को साइमा प्लाजा से हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंचेगा। कौमी अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ खासकेली ने कहा कि सिंध अब बाशऊर हो चुके हैं, वो किसी कीमत पर दरिया पर कब्जा नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी ने नहरों की मंजूरी देकर पीपल्स पार्टी के ताबूत में कील ठोंक दी है। पीपल्स पार्टी सिंधी अवाम को धोखा देने के लिए नहरों पर एहतजाज कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी सच्ची है तो आसिफ जरदारी को सिंध दुश्मन वाली नहरों का काम रोकने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए था। शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से चल रही है। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ हुकूमत से अलग हो जाए, हुकूमत में रहते हुए नहरों पर एहतजाज करना सिंध के अवाम से गद्दारी है। आसिफ जरदारी दरिया सिंध समेत सिंध के वसाइल बेच रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए दरिया सिंध और दीगर वसाइल की तिजारत की है। पीपल्स पार्टी की इजाजत से इरसा ने चोलिस्तान कैनाल के लिए पानी की मंजूरी दे दी है। दरिया सिंध के निजाम में पानी नहीं है, पानी माही गिरी के लिए मौजू है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी 70 करोड़ सिंधियों को बेवकूफ बनाने के लिए इसकी खुलकर मुखालफत कर रही है। सरदारी ने 8 जुलाई को नहरों की मंजूरी दी। तकरीब से खिताब करते हुए सिंधियान तहरीक की मरकजी सदर जीनत समूह ने कहा कि चोलिस्तान समेत 6 नई नहरें बन जाएं तो सिंध का दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। लाखों लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ करप्शन और इकदार के लिए सिंध को लूट रहे हैं। सिंध की खवातीन, नौजवान, किसान और मेहनतकश अपनी दरिया को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। ये वक्त अपने दरिया और अपनी नस्लों को बचाने का है। हैदराबाद से सिंधहारी कमेटी के सदर समर हैदर जतोई की क़यादत में किसानों और मजदूरों का काफिला वकला के धरने में हुआ। सिंधहारी कमेटी के मरकजी सदर समर हैदर जतोई धरने के कायद का रांची बार एसोसिएशन के सदर मारूफ एडवोकेट आमिर नवाज वड़ाई से इजहार यकजहती की। सिंध कमेटी के सदर समर हैदर जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सिंध के पानी दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। हमारा एहतजाज पूरे सिंध में जारी है। हम वकला के धरने में शरीक हैं। हम दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम पर साथ हैं और रहेंगे। हम सिंध भर में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला और वकील रहनुमा आमिर वड़ाइट समेत सिंध के अवाम को सलाम पेश करते हैं। हैदराबाद के सहाफ़ियों का काफ़िला सीनियर सहाफ़ी लाल रहमान समूह की क़यादत में वकला के धरने में बबरलू बाईपास पहुंचा। धरने में शिरकत के दौरान उन्होंने सिंध के मुमताज़ वकील कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश से मुलाकात की, जो धरने की क़यादत कर रहे थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा सीनियर सहाफ़ी लाल रहमान, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा मरकजी रहनुमा सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद प्रेस क्लब के सदर खालिद खोखर, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल जाम फरीद लाखो और सीनियर सहाफ़ी इकबाल मल्लाह की क़यादत में हैदराबाद के सहाफ़ियों का एक वफद एक काफ़िले के जरिए हैदराबाद से बबरलो पहुंचा। सहाफ़ी के साथ सिंध के मुमताज़ एडवोकेट मामा यूसुफ लगारी भी वकला के धरने में पहुंचे और दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और मुतनाज़ा नहरों और पीका एक्ट के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सीरिया अदबी संगत के साबिक मरकजी सेक्रेटरी जनरल ताजोयो, मारूफ इंसानी हकूक़ के रहनुमा इमदाद चांडियो, अदीब जामी चांडियो और शायर डॉक्टर बख्तावर जाम साकी की क़यादत में हैदराबाद के अदीबों, शायरों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों का काफ़िला बबरलो के मकाम पर वकला के धरने में शरीक हुआ। बाईपास पर धरने में अदीब, शायर, कहानीकार और इंसानी हकूक़ के रहनुमा और कारकुन पहुंच गए और शिरकत की। उन्होंने धरने की क़यादत करने वाले मारूफ एडवोकेट कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश से मुलाकात की और उनसे इजहार यकजहती किया। उन्होंने दरिया सिंध पर मुतनाज़ा नहर के खिलाफ नारे लगाए। सिंध पटिशन फॉर्म की तरफ से नहरों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली फेरियर हाट से कराची प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें एसयूपी के सदर सैयद ज़ैन शाह और दूसरे रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के नालों के फैसले को फौरी तौर पर वापस लें, क्योंकि उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के इजलास में खुद इसकी मंजूरी दी थी। सिंध के अवाम पहले ही कैनालों के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं और अवामी रद्दमल को कमजोर करने के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये ड्रामा रचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि करारदाद में सिर्फ चोलिस्तान कैनाल का जिक्र किया गया है। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ जामशोरों में भी एहतजाजी धरना दिया गया। इंटस हाईवे पर जारी एहतजाजी धरने की सरबराही गनी अमान और दूसरे कर रहे हैं।
एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। जैसे मोहास के चेयरमैन रियाज चांडियो भी एहतजाजी धरने में शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रियाज चांडियो ने कहा कि सिंध के हलाली बेटे दरिया सिंध को बचाने के लिए मैदान में हैं। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। सिंध से जाके फॉर्म के वफद ने सिंध से जाके फॉर्म के मरकजी रहनुमा सारंग जोयो की सरबराही में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सारंग जोयो ने कहा कि दरिया सिंध से नहर निकालने के खिलाफ जारी तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए फायरिंग जैसे वाकयात कराए जा रहे हैं। ये तहरीक अब किसी भी सूरत में खामोशी इख्तियार नहीं करेगी। अवामी तहरीक के मरकजी कौंसिल का हंगामी इजलास हैदराबाद में मुनक़द हुआ। इजलास में मरकजी क़यादत और सिंध भर से मरकजी कौंसिल के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सिंध भर में कैनाल और कारपेट फार्मिंग के खिलाफ जारी जद्दोजहद के हवाले से गौर व फिक्र करके अहम फैसले किए गए। इजलास में बताया गया कि कैनाल्स और कारपेट फार्मिंग के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से बबरलो बाईपास पर वकला की तरफ से जारी धरने में खुद अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक मरकजी क़यादत और कारकुनान मुसलसल शरीक रहे हैं। अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महसर सिंधियानी तहरीक के खवातीन और पार्टी कारकुनान के हमरा धरने में शरीक हैं। रहनुमाओं ने कहा कि वकला के धरने पर फायरिंग की गई है, जो सिंध मुल्क आइन कानून और जमहूरियत दुश्मन अमल है, जिसकी जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। इस पुरअमन धरने में वकला के साथ मासूम बच्चे, लड़कियां, खवातीन, हारी मजदूर, मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनान, अदीब, दानिश्वर, शायर, साफ़ी, असतज़ा, तलबा, ताजिर और आबादकार शामिल हैं। किसी के पास कोई हथियार नहीं है। तमाम अफराद पुरअमन एहतजाज में शरीक हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध, वफाक और पंजाब के हुक्मरान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिंध के अवाम के पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को कुचलने, मुख्तलिफ हथकंडों से नाकाम बनाने और पुरतशद्दुद बनाने की साजिशें कर रहे हैं। हुकूमत हर शहरी को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके कि सिंध हुकूमत को मालूम था कि सिंध के लोग पुरअमन धरना दिए बैठे हैं, उसने धरने के शुरा को सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया। इस गैर कानूनी रवैये का वज़ीर आला सिंध को जवाब देना होगा। ओडीआईजी सखर और एसएसपी सखर को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। धरने की सिक्योरिटी का हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया जाए। अवामी तहरीक समझती है कि कैनालों के साथ साथ कारपेट फार्मिंग भी एक अहम मसला है, जो सिर्फ कैनालों की बात करता है और कारपेट फार्मिंग पर खामोश है। वो असल हकीकत से मुंह मोड़ रहा है। साबिका पीडीएम हुकूमत में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल 2023 को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई है। कारपोरेट फार्मिंग 6 नए कैनाल और ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के मंसूबे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी एक्ट 2023 का हिस्सा हैं। ये एक्ट मुल्क दुश्मन और काला कानून है, जिसे कोई भी मोहब्बे वतन जमहूरियत पसंद शख्स कबूल नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी और दीगर इक्तदारी पार्टियां असम्बलियों में कैनालों के मसले पर करारदादें बहाल करवाने के ड्रामे बंद करें। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन के दरमियान कैनालों के मामले पर किसी किस्म की गुफ्तगू की इतलात हैं। अवामी तहरीक समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उनकी कयादत पर किसी भी मोहब्बे वतन शहरी को एतबार नहीं है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी एक्ट 2023 जैसे मुल्क दुश्मन कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अवामी तहरीक कैनालों और कारपेट फार्मिंग के खिलाफ पहले दिन से एहतजाज में मसरूफ है। जिस दिन से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल 2023 कानून बनना, उस दिन से अवामी तहरीक ने जदोजहद जारी रखी है। सेमिनार्स, मुजाहरे, एहतजाज रैलियां, भूख हड़तालें, धरने, आज इस जद्दोजहद के नतीजे में पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के मासूम बच्चे, तुलबा, असतज़ा, हारी मजदूर, ताजिर, अदीब, दानिश्वर, शायर, सहाफ़ी और वकला पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के मैदान में है। अवामी तहरीक सिंध के अवाम को पैगाम देती है कि सिर्फ पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त दे सकती है। किसी भी मनफी प्रोपेगंडे या पुरतशद्दुद साजिश का शिकार न हो और अपनी जद्दोजहद को मजीद मजबूत बनाए। अवामी तहरीक के मरकजी काउंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि कैनालों और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला के धरने में अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की खवातीन रोजाना की बुनियाद पर भरपूर शिरकत करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि 6 नए कैनालों और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जो ने कहा है कि सिंधु दरिया सिंधी कौम की मुआशी शेरक है, जिसे बंद करके सिंधी कौम का मुआशी कत्ल करने की साजिश के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। शेख एनाज मनसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जो की क्यादत में नंदू शहर में थरकोल बाईपास से बस स्टॉप तक एहतजाजी रैली का इनका किया।
इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए अय्याज रती पलीजो ने कहा कि सिंधु दरिया सिंधी कौम के मुआशी शेररग है, जिसे बंद करके सिंधी कौम का मुआशी कत्ल करने की साजिश पर अमल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सिंधी अवाम सरापा एहतजाज है। अवाम ने नहरों के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है, मगर हुक्मरान अब तक नहरों की तामीर के मंसूबे को खत्म करने का ऐलान करने को तैयार नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद आकर नहरों की तामीर के मंसूबे को मनसूख करने का ऐलान करें, ताकि सिंधी कौम की बेचैनी खत्म हो और इस नापाक मंसूबे की तश्कील पर सिंध की अवाम से माफ़ी मांगे। रियाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि सिंध की अवाम पाकिस्तान के खालिक हैं, मगर उन्हें तेल, गैस, मैदनियात, बंदरगाहों और रोजगार से महरूम रखा गया है। लाखों नौजवान डिग्रियां लेकर रोजगार के लिए परेशान हैं। उन्हें रोजगार देने के बजाय उनका पानी छीन कर चोलिस्तान की रेगिस्तान आबाद करने का फैसला किया जा रहा है, जो सिंध के 7 करोड़ लोगों के रोजगार पर नाकाबिले बर्दाश्त हमला है। अब जिद्दोजहद सिर्फ नहरों के खात्मे तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि नौजवान अपने तमाम वसाइल की वापसी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर सिंध दरिया से नहर निकालने की साजिश बंद न की गई तो फिर सिंध के अवाम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। डॉक्टर महारंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ बलुचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इतवार को कल्लात शहर में बलुचिस्तान नेशनल पार्टी के जेर एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसके बाद मुजाहरे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुजाहरे की शुरा से खिताब करते हुए बलुचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा ने डॉक्टर महारंग बलोच और BYC के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि पहले बलुचिस्तान से नौजवान और बुजुर्गों को उठाया जाता था, लेकिन अब खवातीन को MPO के तहत गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया गया है। उनका कहना था कि चूंकि बलुचिस्तान की खवातीन मुबैना हुकूमती मजालिम के खिलाफ एक तमन्ना आवाज बन गई थी, इसीलिए रियासती इदारों ने उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुकर्रिरीन ने डॉक्टर महारंग बलोच और BYC के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि बलुचिस्तान के लोगों को न अदालतों से और न ही हुकूमतों से कोई रिलीफ मिल रहा है, इसलिए पार्टी के सामने जमहूरी मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं है। कोयटा प्रेस क्लब में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पार्टी की मरकजी काबीना के फैसलों का ऐलान करते हुए उनका कहना था कि डॉक्टर महारक बलूच समेत बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनों की रिहाई के लिए हमने 20 रोज तक धरना दिया, जबकि 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को अदालत में भी चैलेंज किया गया। उनका कहना था कि हाई कोर्ट से 3 MPO के तहत एक ही नौयत के केस में बाज लोगों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, जबकि डॉक्टर महारंग और बलोच यकजहती कमेटी के लोगों के केस को गैर कानूनी करार देने के बजाय महकमा दाखिला को भिजवा दिया गया। सहराय थर में कहर बरसाती गर्मी हसास और खूबसूरत परिंदे मोर के लिए जानलेवा बन गए। गर्मी की हालिया लहर के दौरान 65 से ज्यादा मोर हलाक हो गए और इन मोरों को मरने से बचाने के लिए सरकारी सतह पर किए गए इकदाम हाल फायदेमंद साबित न हो सके। जिला थर पारकर में जहां गर्मी की शिद्दत ने इंसानों के मामूलाती जिंदगी को मुतासर किया, वहीं सहरा के हसीन और जमील मोर परिंदों के लिए भी जानलेवा साबित हो गई है। मकामी अफराद के दावा है कि बीमार मोरों की तादाद सैकड़ों में है, जिनका इलाज न होने के बायस रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा ये खूबसूरत परिंदे हलाक होते जा रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ हकाम ने तस्दीक की है कि रवां हफ्ते के दौरान तरपारकर की तहसीलों में 6 इस्लामपुर डीपलो के मुख्तलिफ देही इलाकों में 65 मोर परिंदे हलाक हो गए। मोरों की हलाकत की वजह तो बता रहे हैं, लेकिन बीमार मोरों के इलाज के इकदाम न होने के बराबर हैं। सहराए थर में हर साल बीमारियों और खुराक की कमी से सैकड़ों मोर हलाक हो जाते हैं, तरह इन मोरों की जिंदगी बचाने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। नहरी सियासत। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी बार बार ये धमकी देने के अलावा कुछ कर नहीं सकती कि अगर सिंध पर नई नहरों की तामीर का मंसूबा तर्क न किया गया तो वो हुक्मरान इत्तेहाद से अपनी हिमायत वापस ले लेगी। सिंध में शदीद रद्दमल सामने आया है और PP ने महसूस किया है कि अगर वो अवामी जज्बात को अपने हक में रखना चाहती है तो उसे नहरी मंसूबों से खुद को दूर करना होगा। पार्टी को अपने सियासी सरमाए को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये मौजूदा हुकूमत से
मजबूती से जुड़ी हुई है। यही नहीं, पीपल्स पार्टी के इस दावे पर भी शकूक और शुबहात पाए जाते हैं कि उसने इस मामले पर आंखें बंद कर रखी हैं। अगरचे पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इन दावाओं के बारहा तरदीद की है कि सदर आसिफ जरदारी ने खुद नहरों को हरी झंडी दिखाई थी और इस मामले में मुश्तरका मफादात कौंसिल से भी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। लेकिन सूबे की लाइफ लाइन को लाहक खतरे की वजह से सिंध में आम जज्बात भड़क उठे हैं। अगर सिंध में खुश्क साली जैसे हालात ने सिंध के पानी की सतह को उसके बाशिंदों के लिए जिंदगी या मौत का मसला न बनाया होता तो शायद ये मसला नीचे दब जाता। सिंध हुकूमत के बाकायदा तौर पर बातचीत में दाखिल होने से पहले कौम परस्तों, किसानों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की क़यादत में नहरी एहतजाज को बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके तहत ये नहरें बनाई जाएंगी, आखिरकार कौमी मफाद का मंसूबा है। ऐसा मालूम होता है कि पीपी कम अज कम इब्तदाई तौर पर नहरों की खुलकर मुखालफत नहीं कर सकी। ताहम एक बार जब ये वाज़ेह हो गया कि अवामी गुस्सा बढ़ रहा है, पार्टी ने महसूस किया कि उसे मुकदमा लड़ने की जरूरत है। अगर ये संजीदा है तो उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए धमकियों से ज्यादा की जरूरत होगी। पंजाब ने वाज़ेह किया है कि उसे सिंध के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरहकीकत उसने कई हालिया इकदाम किए हैं, जैसे तौंसा पंजनत लिंक कैनाल को खोलना, जो बराह रास्त इश्ताल अंगेजी के तौर पर देखा गया है। जाहिर है कि जब नहरी मंसूबों से मुतल्लिक फैसले आला मेज पर हो रहे थे तो उसमें सिंध के अवाम के मफादात को अहमियत नहीं दी गई। यहाँ तक कि सूबे की नुमाइंदगी करने वाली जमायत ने भी इस सिलसिले में अपने फर्ज से गफलत बरती। रियासत के अवाम की परवाह किए बगैर फैसले करने के नताइज एक बार फिर बड़े पैमाने पर बेचैनी और गुस्से की सूरत में देखे जा सकते हैं। मुल्क इस मोड़ पर इस नौयत के तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। केपी और बलूचिस्तान पहले ही बदअमनी और पुरतशद्दुद हंगामा आराई से दो चार हैं। सिंध पंजाब आबी तनाज़े समाजी इस्तेहकाम के हसूल के काम को बहुत पेचीदा बना देगा। सीसीआई को जल्द अज जल्द बुलाया जाना चाहिए और अवामी नुमाइंदों को अपने हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का मुनासिब मौका दिया जाना चाहिए। रियासत को आग बुझाना चाहिए, नई आग नहीं लगानी चाहिए। अहमदियों पर हमले के उन्वान से सैयद मुजाहिद अली ने लिखा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों मुश्तमिल अरकान ने सदर कराची में अहमदी अक़लियत की एक इबादतगाह पर हमला के दौरान वीडियो बनाने वाले एक अहमदी को तशद्दुद से हलाक कर दिया। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक जहां बहक होने वाले 40 साल शख्स के जिस्म पर दर्जनों जरबों के निशान थे। उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी मौत सर पर होने वाले तशद्दुद की वजह से हुई। अहमदियों की इबादत गाह पर हमले की वजह तस्मिया ये बताई जा रही है कि तहरीक लब्बैक को इस बात पर एतराज था कि अहमदी अपनी इबादत गाह में नमाज जुम्मे के लिए क्यों जमा हुए थे। पुलिस का कहना था कि पुलिस किसी बदअमनी के अंदेशे की वजह से इलाके में मौजूद थी। पुलिस मौजूद होने के बावजूद हजूम को इश्ताल अंगेजी से नहीं रोक सके और न ही एक मजलूम पर तशद्दुद करने वालों को बाज रखने में कामयाब हुई। अलबत्ता इश्ताल अंगेज मुजाहिरीन के हमले के बाद इबादतगाह में मौजूद 40 अहमदी इबादत गुजारों को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। बाद में घरों को जाने की इजाजत दे दी गई। डीआईजी सैयद असर रजा का कहना था कि कम्युनिटी के इन अफराद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इन नमाजियों को मुश्तअल हजूम के हमले के मौके पर निकालने के लिए कैदियों की वैन में इबादत गाह से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। गोया एक तरफ अहमदी एक नाजायज और गैर कानूनी हमले के निशाने पर थे, तो दूसरी तरफ पुलिस उनकी हिफाजत के मकसद से उनसे कैदियों जैसा सलूक करके उन पर एहसान कर रही थी। बाद अज़ां पुलिस के मुजाज अफसर ने
اس عزم کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا۔ گویا مظلوم ہونا بھی اس ملک میں قابل تعزیر حرکت ہے کہ اگر پولیس چاہے تو اس کی سزا بھی دلا سکتی ہے۔ پولیس کے طریقے اور پولیس افسر کے بیان سے ملک میں اقلیتوں اور خاص طور پر احمدیوں کی صورتحال کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی کے ان احمدیوں نے نہ تو کسی کو للکارا اور نہ ہی امن امان کا کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوئے تھے، لیکن شر پسند عناصر اپنی نماز ادا کرنے کے بجائے احمدیوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران احمدی جماعت کے ایک سرگرم رکن کو حملے کی اطلاع ملی تو وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موقع پر پہنچا۔ جب اس نے مشتعل ہجوم کی عبادت گاہ پر حملہ کرتے اور نعرے لگاتے دیکھا تو اس نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے اسے پہچان لیا اور اس پر تشدد شروع کر دیا اور مار مار کر اس کی جان لے لی۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے ایک بیان میں کراچی میں ہجوم کے تشدد سے ایک احمدی شخص کی ہلاکت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ کراچی صدر میں ایک انتہائی دائیں بازو کی تنظیم کی طرف سے عبادت گاہ پر حملے کے دوران پیش آیا۔ امن و امان قائم رکھنے میں ناکامی سے یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ ایک خوفزدہ اقلیت کی ریاست کی ساز باز سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مارچ کے شروع میں لاہور میں درجنوں احمدیوں کو محض عبادت کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ملک میں احمدیوں کا وقار، زندگی اور عبادت کا حق شدید خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان اگر انسانی حقوق کے لیے عالمی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ صدر کراچی میں حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا کر کسی دباؤ کے بغیر انہیں سخت سزائیں دلائیں جائیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی یہ تشویش بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ تشدد کے ایسے واقعات میں عام طور سے کسی نہ کسی عذر پر حملہ آوروں کو یا تو پکڑا ہی نہیں جاتا یا انہیں جلد ہی رہا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے حملوں میں ملوث تنظیمیں اپنا اثر رسوخ یا دھمکیوں کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گھناؤنی جرم میں ملوث اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے اسی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایسے معاملات میں ریاست کو فریق کے طور پر سامنے آنے کے بجائے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور قصورواروں کو سخت سزائیں دلانی چاہیے۔ کراچی پولیس کے ڈی آئی جی سید اثر رضا نے ڈان کو بتایا کہ ہم نے ٹی ایل پی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ایف آئی آر درج کرانے کے لیے رشتہ داروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر وہ مقدمہ درج نہیں کرتے تو ریاست کی جانب سے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کسی مجرم کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی اور تمام قصورواروں کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ تاہم پاکستان میں ایسے واقعات کی تاریخ بتاتی ہے کہ پولیس افسروں اور سیاست دانوں کی طرف سے ایسے بیان محض وقتی غم و غصے کم کرنے کے لیے دے جاتے ہیں۔ بعد میں یا تو ملزموں کے خلاف گواہ سامنے نہیں آتے یا سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں کسی کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ ملکی تاریخ میں ایسا شاید ہی کوئی وقوع رونما ہوا ہو جس میں کوئی مذہبی گروہ تشدد میں ملوث ہو اور اس کے کارکنوں یا لیڈروں کو اس جرم میں جواب دہ ہونا پڑا ہو۔ حالانکہ تشدد میں ملوث صرف ان لوگوں کو ہی قصوروار نہیں سمجھا جا سکتا جو اشتعال انگیز تقریروں اور حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اقلیتوں پر حملہ کرتے ہیں یا ان کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ اکسانے والے مولویوں اور ایسی شرپسند تنظیموں کے لیڈروں کو بھی جرم میں ملوث سمجھ کر عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تاہم پاکستان کے کمزور نظام، عدل اور مذہبی بنیادوں پر پھیلائی گئی شدت پسندی کی وجہ سے ایسا کوئی واقعہ کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچتا۔ وقتی خاموشی کے بعد یہ گروہ پھر سے متحرک ہو جاتے ہیں اور شرانگیزی اور فساد پیدا کرنے والی تقریریں اثر نو شروع کر دی جاتی ہیں۔ المناک تشدد کا یہ واقعہ کراچی ہی میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس میں ممتاز بریلوی عالم مفتی منیب الرحمان کے خطاب کے ایک روز بعد پیش آیا ہے۔
گزشتہ روز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی صاحب نے نہ صرف اقلیت کا لفظ آئین سے نکال کر مسلم اور غیر مسلم پاکستانی کے الفاظ استعمال کرنے کا گراں مایا مشورہ دیا تھا تاکہ دوسرے عقیدے والوں میں احساس محرومی پیدا نہ ہو، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو جتنے حقوق حاصل ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ بغیر کسی ثبوت کے مذہب کی جبری تبدیلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اگر کسی واقعے میں مذہب کی جبری تبدیلی کا ثبوت ہو تو متاثرہ فریق کا ساتھ دوں گا۔ صدر کراچی میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملہ اور ایک احمدی کو ہجوم کے تشدد میں ہلاک کرنے کا واقعہ کسی دوسرے عقیدے پر عمل کرنے والے لوگوں کے خلاف جبر کی واضح مثال ہے۔ پولیس اس واقعے کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے اہل خاندان کا انتظار کر رہی ہے، جو خوف و ہراس کے موجودہ ماحول میں شاید کبھی سامنے نہ آئے اور مدعی بننے کا حوصلہ نہ کر سکیں۔ ایسے میں مفتی منیب الرحمان کو بین المذہب ہم آہنگی کے لیے اپنی کمٹمنٹ ثابت کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے اور اپنی مدعیت میں کراچی میں احمدیوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی چاہیے۔ واضح رہے کہ تحریک لبیک پاکستان بھی بریلوی مسلک سے ہی تعلق رکھتی ہے، اس لیے مفتی منیب الرحمان اگر ایک ناانصافی اور تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ان کے کسی ہم مسلک کو انگلی اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ یہ بھی ثابت کر سکیں گے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بطور شہری انہیں زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیا جائے یا تشدد کر کے لوگوں کو مار دیا جائے۔ وہ بتائیں کہ ایسے جرائم میں ملوث لوگ ہی اسلام اور پاکستان کا نام خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے اس دعوے کا ایک معمولی سا ثبوت بھی دے سکیں گے کہ دوسرے عقائد کے ماننے والوں کو پاکستان میں دنیا بھر سے زیادہ حقوق حاصل ہیں، تو اس دعوے کو خلاف واقعہ اور حقائق سے برعکس قرار دینے کے لیے صرف ہیومن رائٹس کمیشن کا تازہ بیان ہی کافی ہے۔ لیکن مفتی صاحب اپنے دعوے کی لاج رکھنے کے لیے اگر سامنے آئیں اور کراچی صدر میں رونما ہونے والے واقعے کی مذمت کر کے ملک کے احمدیوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں تو کم از کم یہ کہا جا سکے گا کہ ملک میں کوئی تو ایسا مذہبی لیڈر موجود ہے جو اپنے کہیے کا لحاظ کرتا ہے اور اپنی بات سچ ثابت کر سکتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کو یاد دلانے میں کوئی مضاحکہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2017 میں نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ شہر کے ایک مسجد پر ایک انتہا پسند کے حملے کے بعد وہاں کے وزیر اعظم اور حکومت نے سخت موقف اختیار کیا تھا۔ نہ صرف مجرم کو سخت سزا دلائی گئی بلکہ وزیر اعظم بن نفیس متعدد مواقع پر مسلمانوں سے ملنے اور انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرانے کے علاوہ یہ واضح کیا کہ مسلمان نیوزی لینڈ ہی کا ایک حصہ ہیں اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی دوسرے شہری کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اگست 2019 میں ناروے کے علاقے بیرم کی ایک مسجد میں پیش آیا۔ ایک انتہا پسند نے اس مسجد میں حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نہ صرف پولیس نے حملہ آور کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلائی بلکہ ملک کے وزیر اعظم اور ولی عہد نے مسجد جا کر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے دعوے دار علماء دین پاکستان میں یکجہتی اور اقلیتی عقیدے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی ایسی ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہ مانا جا سکتا ہے کہ حکومت مجبور و خوفزدہ رہتی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دین کا علم لے کر سیاست کرنے والے اور غزہ کے معاملے پر جہاد کے فتوے جاری کرنے والے مولوی حضرات احمدی اقلیت پر ناجائز اور غیر انسانی تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں اور ملک میں حقیقی معنوں میں باہمی احترام کے مثال بنیں، یا پھر وہ پاکستان میں اقلیتوں کی حفاظت اور انہیں حاصل حقوق کے جھوٹے دعوے کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں
جب غریب لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کرنے لگیں تو سرمایہ دار رسی بنانے اور بیچنے کا دھندا شروع کر دیں گے۔ ساتھ سلامت۔ آوازی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن